हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम और उस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। हमने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितने बच्चों का सही था कितने बच्चों का गलत था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ दी गई है, मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ई है। ठीक। लेकिन जो ई है वो डिपेंड कर रही है एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग है। ये बात समझ में आती है? चलिए ठीक है। तो हमारे पास जो प्लेन रखा हुआ है वो दो पोजीशन पे रखा हुआ है। एक ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक कहाँ रखा हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। दो पॉइंट्स में हमारे पास फ्लक्स रखा हुआ है। ठीक। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले अगर हम इसका नाम दे दें या हम दो सरफेसेस देख लें, एक सरफेस हमारी हो गई एम और एक सरफेस हमारी हो गई एन। हो गई। तो स्टोरी ऑफ एम, एम की स्टोरी की बात करते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो पहले ये सोचिए जरा कि एम जिस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर एम एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू गिवन है बेटा 5ax प्लस 2b। गिवन है। x की वैल्यू क्या रखनी है? तो x की वैल्यू यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन की बात कर रहे हैं और ओरिजिन पे x की वैल्यू जीरो होती है। तो e एट n कितना, m कितना आ गया, 5a इंटू 0 प्लस 2b आ गया। बोलिए, ये वैल्यू पूरी हो गई जीरो। तो ई एम की वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है 5, बोले तो 10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एम पता चल गई तो फ्लक्स फ्रॉम सरफेस एम, सरफेस एम मतलब रेड वाला सरफेस। ठीक है। बताइए, दोनों ही रेड है लेकिन इस पर टिक किया है हमने। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चे? तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए होता है। हमने आपको पढ़ाया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। तो पहली वाली सरफेस एम के लिए परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड इधर हो जाएगी। दोनों के बीच का एंगल देखिए तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो उस केस में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बन जाएगा। वैल्यू रख दो। तो फाइव इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आई है 10 ए डी ए। बोला है कि इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। मीटर का स्क्वायर, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 करेंगे, उसका स्क्वायर हो गया तो 10 की पावर -4। कितना आ गया बच्चे, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। तो एरिया हो गया 10 की पावर -2। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, कॉस थीटा आएगा तो कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए बताइए। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ गया, -10 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज 5m। कोई दिक्कत यहां तक? अगला बताओ। हमें पता है कि ब्लॉक के लेफ्ट और राइट साइड से ही तो फ्लक्स कैलकुलेट होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। भाई इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जब एरिया वेक्टर 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आई बात समझ में? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम स्टोरी एन की लिखेंगे। ये ब्लू वाली सरफेस, ठीक है ना, स्टोरी ऑफ एन सरफेस। तो पहले चीज तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एन पे कितनी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चे, एन है 10 सेंटीमीटर आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई थी वो कितनी दी गई थी, वो दी गई थी 5ax प्लस 2b दिया गया है।
x की वैल्यू रख दीजिए, तो 5a कितना है, a है 10, x कितना है, तो x हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर, प्लस 2 × b कितना है 5, कितना आ गया बच्चे, पॉइंट हटाएंगे 0 कट गया, 5 + 10 बोले तो 15 न्यूटन पर कूलम, दिस इज En। कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए इतना समझ में आ गया पक्का। चलिए तो फ्लक्स बताइए कितना होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू, तो जब इस केस में हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, थीटा 0 रखते ही क्या बन जाएगा बोलिए, कॉस 0 1, पक्का। चलो बताओ कितना आ गया, फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी आई थी 0 पॉइंट इंटू 10 की पावर -2 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज व्हाट, दिस इज फाई एन, हो गया। अब पूछ रहा है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाई नेट, दोनों को ऐड कर दें, तो फाई एम प्लस फाई एन, फाई एम कितना आया है -10 × 10 की पावर -2 प्लस 15 × 10 की पावर 2 -2 सॉरी, कितना आ जाएगा बोलिए, ये दो वैल्यूज आपको दिख रही नहीं दिख रही हैं, दिस इज फाई एम एंड दिस इज फाई एन, बोलिए इतना समझ में आया, आगे बढ़े, कितना आ गया बच्चे, 5 × 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज फाई नेट विच पासिंग थ्रू द क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे पूछ रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा, ठीक है, और ये हर साल देखने को मिलेगा बोर्ड्स में आपको। नेट फ्लक्स तो आ गया, अब आप कहोगे सर 6 सरफेस होती हैं, आपने 2 ही से निकाला, क्योंकि बेटा बाकी सरफेसेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को लेने का सही तरीका क्या होता है कि आउटसाइड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब, तो हमें फ्लक्स अगर पता चल गया है, तो फ्लक्स पता चल जाने का मतलब हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू जीटी रूल, गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट होता है, तो यहां से क्यू इनक्लोज्ड कितना आ गया, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल्स टू आ गया फाई इंटू अपसाइलन नॉट, फाई की वैल्यू कितनी आई है, फाई आई है बच्चे आपकी 5 × 10 की पावर -2, और अपसाइलन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85 × 10 की पावर -12, दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्यू इनक्लोज्ड। कोई समस्या, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको जरा सा सोचना है, इसमें थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 अलग अलग वैल्यूज दे दी गई है। कैसे, ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, एंड रेडियस आर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर उसका ओरिजिन पे है, ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, आगे क्या बोला है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फॉर एक्स ग्रेटर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 जो भी दिया गया है ओवर द सिलेंडर, नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और नेट चार्ज इनक्लोज बताना है। तो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे इसका, देखो डायग्राम कैसे बनेगा, आपका ये सिलेंडर रखा हुआ है जिसका सेंटर कहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, ये समझ में आया सबको, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े, चलिए अब बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ दी गई है पूरी लेंथ वो एल दी गई है, ठीक है बच्चे, उसकी लेंथ कितनी दी गई है, एल दी गई है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरफ लगी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या लगी हुई है, प्लस एक्सिस में लगी हुई है, ठीक, जब x ग्रेटर देन 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगी हुई है, ई एक्स आई कैप लगी हुई है, लेकिन जब माइनस था लेस देन 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपोजिट साइड लगी हुई है, अपोजिट साइड का मतलब इस डायरेक्शन में लगी हुई है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताइए क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में। रेडियस आर दिया है, सेंटर दिया। देखो एक बात समझो जरा, ये सिलेंडर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर लगी और यहां से इधर लगी हुई है। तो जब इस सरफेस की बात करोगे, इस वाले की बात करते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इस सरफेस का परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस। परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री पे बाहर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हो गया कि जब हम x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा डी ए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बन गया कि नहीं बन गया? इसको हम नाम दे देते हैं 1 और इसको हम नाम दे देते हैं दूसरे वाले को 2। कर्व पार्ट का क्या होगा उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है ऐसे, या फिर ऐसे लगी है। जब एरिया वेक्टर लोगे तो किधर आएगा? एरिया वेक्टर आएगा बच्चे परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर किधर आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या बना रहा है? थीटा इक्वल्स टू 90 एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और 90 एंगल पे बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए वो हमें टेकल करना ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है उस बारे में। वो अपने आप हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। अब क्या आया देखो, फिर से समझते हैं इस चीज को। अब हमारे पास दो सरफेसेस हैं, तो फ्लक्स एट वन फाई वन, जब हम फाई वन निकालेंगे तो फाई वन कितना आएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई, बाई फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो फाई वन इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? ई ए कॉस जीरो, क्योंकि एंगल जीरो बन रहा है। तो फाई वन कितना आ गया? ई की वैल्यू कितनी दी है? ई एक्स। कोई वैल्यू नहीं दी गई है ना इसमें क्वेश्चन में, हाँ, तो ई एक्स रहने दीजिए। ई एक्स ए कितना दिया है? तो रेडियस अगर आर दी गई है बच्चे, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कॉस जीरो की वैल्यू 1। कोई दिक्कत है यहां तक? तो फाई वन की वैल्यू कितनी आ गई? ई एक्स पाई आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह बताइए फाई टू कितना हो जाएगा? तो देखो जब दूसरी साइड आप एरिया वेक्टर निकालने चलोगे तो एरिया वेक्टर किधर आएगा? अवे द आउटवर्ड फ्रॉम द सिलेंडर। दिस इज एरिया वेक्टर ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। तो फाई टू कितना हो जाएगा? ई ए कॉस जीरो। ई की वैल्यू कितना दिया है? ये भी ई एक्स दिया है, माइनस नहीं दिया है। माइनस सिर्फ आई की डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर है? माइनस नहीं लेंगे, माइनस सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है यहाँ पे। तो ई एक्स ए कितना दिया है? ए हो गया पाई आर स्क्वायर, कॉस जीरो हो गया 1। तो फाई टू भी कितना आ गया? ई एक्स पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बताइए फाई नेट कितना हो जाएगा? फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन कितना है? फाई वन है बच्चे आपका ई एक्स पाई आर स्क्वायर प्लस ई एक्स पाई आर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स आपका आ गया ई टू ई एक्स, टू ई एक्स पाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया इतना? अब देखो जरा समझिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है द नेट चार्ज इनक्लोज। तो हमें अभी पता है अकॉर्डिंग टू जीटी रूल, गॉस थ्योरम, क्या बोलते हैं? फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। होता है कि नहीं होता है? तो बताइए क्यू इनक्लोज कितना आ गया? तो क्यू इनक्लोज्ड आ गया आपका, फाई कितना आया है? टू ई एक्स पाई आर स्क्वायर इंटू अपसाइलन नॉट। कोई दिक्कत? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.5 मीटर इन डायामीटर। डायामीटर आपको दिया गया है 2.4 मीटर्स, मतलब रेडियस कितनी हो गई? बोलो भाई, आधी हो गई, 1.2 मीटर्स। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले तो उसको जान लीजिए। तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें होती हैं, उन तीनों चीजों को जान लीजिए। एक होता है बच्चे
इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फेयर कॉपी में। नंबर 1 होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है एरिया चार्ज डेंसिटी, और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एल। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। वॉल्यूमेट्रिक को हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल्स टू होता है क्यू बाई वी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड के ऊपर, इस वायर के ऊपर हमने अगर क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, तो वो इसकी पूरी लाइन में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो हमने इसको चार्ज दिया मान लीजिए, तो ये चार्ज इसकी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन क्या देंगे? कुछ करना नहीं है, आप L इक्वल्स टू 1 मान लो, L इक्वल्स टू 1 मीटर मान लो, तो लैम्डा इक्वल टू किसके आ गया, Q के। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिख लीजिए, क्या बोला मैंने? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हो गया? आगे क्वेश्चन मिलेंगे, जरूरत समझ में आ जाएगी इसकी। एरिया चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक स्पेयर है या एक प्लेट है, हमने इसको चार्ज दिया, तो ये स्पेयर था, हॉलो स्पेयर था, तो चार्ज कहां जाएगा? चार्ज इसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली रूप से, पूरे के पूरे सरफेस पे हमारे क्या आ गया, चार्ज आ गया अगर, तो इसको बोलेंगे क्या, एरिया चार्ज डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो यहां से बच्चे अगर हमें डेफिनेशन देनी है, तो एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू किसके आ गई, क्यू के। हाउ कैन यू डिफाइन? आप बोलोगे द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया को आपने क्या मान लिया, एक मान लिया, तो एरिया अगर एक हो गया, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है वही तो उसकी क्या हो गई, वॉल्यूमेट्रिक एरिया चार्ज डेंसिटी हो गई। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरिया चार्ज डेंसिटी। क्लियर? मान लीजिए अब हमने एक सॉलिड स्पेयर ले लिया, अब सॉलिड स्पेयर लिया, तो इसको चार्ज हमने जैसे ही क्यू दिया, ये इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, मतलब यूनिफॉर्म रूप से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और रो से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन के लिए अगर आपको बनाना हो तो V इक्वल टू क्या मानोगे, 1 मीटर क्यूब, तो रो इक्वल टू क्या बन गया, क्यू के। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। भाई अब क्या हो गया, खुद ही बनाइए आप लोग, नीचे वाले को 1 मान रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग ठीक से, ठीक है ना। चलिए, ये जो क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं। क्या लिखा है पढ़िए क्वेश्चन को आप लोग, देखिए एक बार, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलिए, अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर जिसका डायामीटर दिया है 2.4 मीटर्स, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी हो गई, R इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स, रेडियस पता चल गई। चलो ठीक है, अगर रेडियस पता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, मतलब सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
फाइंड द चार्ज ऑन द स्पेयर। पहला तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, क्यू बाई ए होता है। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। बताओ, सिग्मा सिग्मा दिया है 80 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो को बदलेंगे, ठीक। एरिया तो स्पेयर बोला है, और स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, कौन बताएगा। द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 4 पाई r स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 4 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू, या 3.14 ले लीजिए, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 1.2 का होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा ये। दिस इज कूलम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग थ्रू द स्पेयर। तो अगर हमको चार्ज पता चल गया, अमाउंट ऑफ क्यू पता चल गया, तो फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। यही तो है ना फॉर्मूला। बताओ भाई, फाई कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज कितना दिया है, क्यू इनक्लोज हमने ये निकाला 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन अपसाइलन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लेंगे, दिस इज आंसर। कोई समस्या, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.8 मीटर इन डायामीटर। डायामीटर आपको दिया गया है कितना है, 2.8 मीटर। रेडियस आ गई, कितना आ गई, 1.4 मीटर्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, मतलब सिग्मा दिया गया है। कर लेंगे, सिग्मा कितना है 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी अभी बताया क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज। तो सिग्मा इक्वल टू, बोलो, क्यू बाई ए। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सॉल्व हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, आ रहा है समझ में ना। चलिए ठीक है। सिग्मा कितना है 100, माइक्रो है तो 10⁻⁻6। एरिया हो गया 4 पाई, स्पेयर दिया है ना, तो 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्यों आ गया, क्यों भाई, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 रखिएगा। क्यों रखेंगे, क्योंकि रेडियस कट जाएगी, 1.47 से कट जाएगा। फिर फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा, अपसाइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आंसर। कोई समस्या, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, क्यू दिया है। देखो जो दिया है पहले लिख लो उसको। तो क्यू इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम बोले तो 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। लोकेटेड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ 1 मीटर, मतलब एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे कौन रखा है, हमारा चार्ज रखा है, क्यू। कोई दिक्कत। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, ईच फेज ऑफ अ क्यूब। ईच फेज ऑफ अ क्यूब से अगर निकालना है बच्चे, तो पहले आप पूरे क्यूब से निकाल लीजिए। तो फ्लक्स फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन अपसाइलन नॉट। होता है कि नहीं होता है। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना आया था, क्यू इनक्लोज्ड हमारा 12 इंटू 10⁻⁻6 है, अपॉन अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इट इज नॉट ईच सरफेस। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ईच सरफेस से फ्लक्स। तो ईच सरफेस से जब बात करेगा तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। तो पहले तो ये बताइए कितनी सरफेसेस होती हैं क्यूब में, दो, दो चार और दो छह।
तो ईच सरफेस से हो जाएगा फाई डैश इक्वल टू 5/6। भाई हर सरफेस से इक्वल डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया? तो ये आया था आपका 12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6 से 12 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज द फाई डैश। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? चलिए, चार्ज डेंसिटी का टॉपिक हमने आपको पहले पढ़ा दिया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं समझ में आया था फिर से समझ लीजिएगा। चार्ज डेंसिटी हमारे पास तीन टाइप की है। नंबर एक कौन सी थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर दो एरिया चार्ज डेंसिटी। नंबर तीन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। वो एरिया चार्ज का था सिग्मा इक्वल टू Q/A। और वॉल्यूमेट्रिक का था रो इक्वल्स टू Q/V। डेफिनेशन कैसे दिए थे? लेट या पुट L इक्वल्स टू 1 मीटर, देन लैम्डा इक्वल्स टू Q। पुट A equals to 1 meter square, then rho equals to Q, sigma equal to Q. Volume equals to 1 meter cube, then rho equals to Q. What is the definitions? तो पहले वाले में हमने L को 1 माना है, तो हम क्या बोलेंगे? The amount of charge stored per unit length is known as linear charge density. एरिया को क्या बोलेंगे? एरिया चार्ज डेंसिटी को द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया इज नोन एज एरिया चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक को क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। चलिए, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज यहां तक हमारा टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये गॉस थ्योरम के वो क्वेश्चंस थे जो अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑन गॉस थ्योरम। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर लगा के बैठेंगे देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय।